वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे शार्क ने अब भी उसके बादू पर गिरफ्त जमा रखी हो। उसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो कमरे में आकर बिस्तर पर गिर गई। समीना को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही। शार्क का चेहरा बार बार उसकी निगाहों के सामने गर्दिश कर रहा था। वो अपने दिल को समझाने की कोशिश करती रही। शारिक का उससे क्या ताल्लुक था? वो कातिल है, पुलिस को मालूम है। वो पुलिस से छुपने के लिए भागा फिर रहा है और वो किसी भी वक्त पुलिस के हाथ आ सकता है। उसके बारे में क्यों सोच रही है? शरीफ आदमी तो ऐसे लोगों के साए से भी बचते हैं। वो जबरदस्ती उसके घर में घुस आया था और पिस्तौल के जद पर उसे यरगमाल बनाए रखा। ऐसे जराइम पिया आदमी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर आइंदा वो यहाँ आए तो उसे घर में घुसने की इजाजत ना दे जाए। लेकिन दूसरी लम्हे वो इन ख्यालात को ज़हन से झटक देती और शारक का चेहरा एक शरीफ इंसान की हैसियत से उसके सामने उभरता। हालात ने उसे जराइम की दलदल में धकेल दिया था। वो आदमी शरीफ था। उसकी रगों में शरीफ माँ बाप का खून दौड़ रहा था। अगर उसमें पुरानी शराफत ना होती तो एक छत के नीचे रहते हुए एक जवान औरत को इस तरह नजरअंदाज न करता, जबकि वो मुकम्मल तौर पर बेबस और उसके रहमो करम पर थी। समीना का दिमाग ऐसे ही गुंजलक ख्यालात की आमाजगाह बना हुआ था। कोई बिना कर यही सब कुछ सोचते हुए उसकी आंख लग गई। सुबह घंटी की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसने दीवारगीर कलाक की तरफ देखा। 5:45 बज रहे थे। दूध वाला आमतौर पर 6 बजे आ जाता था। कभी वो चंद मिनट आगे कभी पीछे हो जाता था। वो उठकर किचन में आ गई और पतीली धोने लगी। इसी दौरान घंटी एक बार फिर बजाई गई। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ, वो कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही बाहर का गेट खोला उसका दिल उछल कर हल्क में आ गया। उसके सामने दूध वाला नहीं, 2 पुलिस वाले खड़े थे। शाले को रास्तों का पता नहीं था। वो गलियों में चलता हुआ तकरीबन 15 मिनट बाद रोड पर निकल आया। यहाँ एक रेस्टोरेंट और चंद दुकानें खुली हुई थी। बाईं तरफ कुछ फासले पर एक सिनेमा हाउस नजर आ रहा था। उस तरफ रौनक कुछ ज्यादा थी। शारे को सिनेमा के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे तो यह भी मालूम नहीं था कि यहाँ से जाना किस तरफ है। वो सड़क पर खड़ा चलना में इधर उधर देखता रहा। फिर एक रेस्टोरेंट में घुस गया। कुछ नौजवान बैठे खुश गपियां कर रहे थे। शारे की खाली मेज पर बैठ गया। उसने वेटर को इशारा करके चाय मंगवाई और हल्की हल्की चुस्कियां लेते हुए इधर उधर देखने लगा। चाय पीने के बाद वो ज्यादा देर वहां नहीं बैठा। वो उठकर काउंटर पर आ गया जहाँ एक अधेड़ उम्र बारेच आदमी बैठा हुआ था। शारिक ने 5 का नोट उसके सामने रख दिया। ये कौन सी जगह है? उसने बारेच आदमी से पूछा। आपको जाना कहाँ है? बारिश आदमी ने 2 रुपए लौटाते हुए चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं दरअसल लाहौर से पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ। रायश मनरवा सिनेमा के करीब है। एक दोस्त के साथ शाम को जना कॉलोनी आया था। वो मुझे छोड़कर चला गया था। मुझे रास्तों का पता नहीं, शारक ने जवाब दिया। ये आगे नादर सिनेमा है और उससे आगे जरी यूनिवर्सिटी, बारिश आदमी ने कहा। फिर सड़क पर बाईं तरफ इशारा करते हुए बोला, उसी तरफ आगे निडवाला अड्डा है। वहां से घंटा अगर चले जाओ तो जंग बाजार से होते हुए सीधा मनरवा पहुंच जाओगे, लेकिन फासला बहुत है। किसी तांगे या रिक्शे पर बैठ जाओ। जी शुक्रिया, शारक कहते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वहां कोई रिक्शा या तांगा नहीं था। वो सड़क पर रुक कर इधर उधर देखने लगा। कुछ ही देर बाद सिनेमा की तरफ से एक रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया। शारिक ने उसे रुकने का इशारा किया। मनरवा सिनेमा, वो रिक्शे में बैठते हुए बोला। 15 रुपए होंगे जी, ड्राइवर ने कहा। ठीक है चलो, शारिक बोला। रिक्शा हरकत में आ गया और निडवाले अड्डे से घंटाघर की तरफ जाने की बजाय दाईं तरफ मुड़ गया और धोबी घाट के सामने रेज रोड के साथ वाली सड़क पर वाक़ई पुलिस चौकी के करीब से होता हुआ नहर के पुल की तरफ मुड़ गया। शारिक ने पुल से पहले रिक्शा रुकवा लिया और ड्राइवर को पैसे देने के बाद वहीं खड़ा रहा। रिक्शा नहर का पुल पार करके सिनेमा की तरफ मुड़ गया। शारिक कोई देर वहां खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पुल की तरफ चलने लगा। पुल पर इस वक्त भी कुछ ख्वांचे वाले बैठे हुए थे। वो पदों के एक छाबड़े के पास रुक गया। वहां से सादक के भतीजे का खोखा नजर आ रहा था। पान के खोखे या उसके करीब होटल में कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आ रही थी। बता सकते हो सादक कहाँ मिलेगा? शारिक ने छाबड़े वाली से पूछा। होटल में बैठा है, चले जाओ, छाबड़े वाले ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अब शाहरुख को इत्मीनान हो गया था कि कोई गड़बड़ नहीं थी। वो नपे-तुले कदम उठाता हुआ पान के खोखे के करीब से गुजर कर होटल में दाखिल हो गया। सादिक कोने में अपनी मखसूस वेज पर बैठा था। उसके पास एक आदमी खड़ा था। वो आदमी जैसे ही रुखसत हुआ शारिक उसके करीब पहुंच गया। ओए शारिक बाऊ, सादिक ने गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। कहाँ गायब हो गए थे? मैं तो परेशान ही हो गया था। ना किसी थाने में तुम्हारा पता चला, ना कहीं और से। कहाँ गायब हो गए थे यार? लंबी कहानी है, इत्मीनान से सुनाऊंगा, शारिक ने जवाब दिया। यहाँ के हालात कैसे हैं? पुलिस तुम तक नहीं पहुंची?
हालात बिल्कुल ठीक हैं। पुलिस के साथ ये लक्कन मिट्टी तो होती ही रहती है। चलो घर चलकर बात करते हैं। मैं अभी उठने ही वाला था, सादिक कहते हुए उठ गया। वो दोनों होटल से बाहर निकले तो सामने एक खाली रिक्शा आकर रुका। ड्राइवर रिक्शे से उतरकर चलता हुआ सादिक के करीब आ गया। उस्ताद एक कल लाना पुत्र, माल खत्म हो गया है। सादिक ने उसकी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। ऐसा करो बीड़े से ले लो आज, उसके पास तो मिलावट वाला माल होता है उस्ताद, इसलिए तो तुम्हारे पास आते हैं। यहाँ तो हर चीज में मिलावट होती है, जहर में मिलावट से क्या फर्क पड़ता है, जहर तो जहर ही होता है। आज इसी पर गुजारा कर लो, कल मेरे पास आ जाना। चल शारिक बाबू। सादिक कहते हुए शारिक के साथ चल पड़ा। मैं तो परेशान ही हो गया था। सादिक ने घर पहुंचकर कहा, मैं तो समझा था कि तुम पुलिस के हाथ आ गए हो या मारे गए हो, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों में से कोई बात नहीं हुई। मुझे तसल्ली हुई, लेकिन परेशानी इस बात की थी कि तुम गायब कहाँ हो गए थे। मरने में तो कोई कसर नहीं रह गई थी, शारिक ने जवाब दिया। टांग में गोली लगी थी। उसने पैंट का पांचा उठाकर टांग पर बंधी हुई पट्टी दिखाई। मैं दौड़ता हुआ पता नहीं किस तरफ निकल गया था। वहां से बहुत दूर एक झुग्गी में पनाह मिल गई। 2 दिन मैंने उसी झुग्गी में गुजारे हैं। दूसरे दिन मुझे उस झुग्गी वाले से पता चल गया था कि कालू पुलिस के मुकाबले में मारा गया है और बाकी भाग गए। कालू को तो मरना ही था, सादिक ने जवाब दिया। वो कई दिनों से पुलिस को तंग कर रहा था। तुम ही सोचो शारिक बाबू, ऐसे काम पुलिस की मर्जी के बगैर किए जा सकते हैं बदा। कालू ने पुलिस को ना सिर्फ बत्ता देना बंद कर दिया था, बल्कि उन्हें आंखें भी दिखाने लगा था। उस रात उड़ा दिया पुलिस ने उसे। क्या पुलिस यहाँ भी पहुंची थी? शारिक ने पूछा। जब ऐसी कोई बात होती है तो पुलिस पूरे शहर में हम जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती है। पुलिस की उस कार्रवाई का मतलब सफाया नहीं होता, बल्कि रकम जमा करना होता है। वो इसे भी 5000 रुपए लिए गए थे बतौर चंदा। वो दोनों देर तक बातें करते रहे। फिर सादिक तो सो गया, मगर शारिक की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसका जहन समीना के ख्यालात में उलझा हुआ था। कोशिश के बावजूद वह समीना का ख्याल एक लम्हे को भी ज़हन से नहीं निकाल सका था। वो मंदिर बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था जब उसने समीना को बाथरूम से निकलते हुए देखा था। शारिक ने पहली मर्तबा किसी औरत के बारे में इस अंदाज में सोचा था। समीना ने उसके सीने में हलचल सी मचा दी थी। उसके सीने में हलचल तो उसी वक्त मची थी जब उसने पहली मर्तबा समीना को देखा था और एक ही सीट पर बैठकर बस में सफर किया था। सफर के इख्तिताम पर उनके रास्ते मुख्तलिफ हो गए थे। मुमकिन है शारिक उसे भूल जाता, लेकिन किस्मत दोबारा उसे समीना के पास ले गई थी। एक मर्तबा वो एक मफरूर की हैसियत से समीना के सामने आया था। समीना ने 2 मर्तबा उससे भागने की कोशिश की थी, और जब उसे मौका मिला तो वो उसे पुलिस के हवाले करने की बजाय उसका दिफा कर रही थी। इस तरह उसने अपने आप को भी खतरे में डाल लिया था। समीना ने ऐसा क्यों किया था? ये महज हमदर्दी नहीं हो सकती थी। इस तब्दीली के पीछे कोई और राज पोशीदा जरूर था, और वो राज क्या था? क्या समीना भी उसी की तरह? शारिक इसके आगे कुछ नहीं सोच सका। समीना एक तालीम याफ्ता औरत थी, कॉलेज में लेक्चरर थी, और वो एक मुजरिम। समीना उसके बारे में किसी और रुख पर कैसे सोच सकती थी? लेकिन शारिक उसके ख्याल को ज़हन से निकाल नहीं सका। उसे समीना की बातें याद आ रही थी। उसने उसे यह भी मशवरा दिया था कि वो चंद रोज के लिए कहीं आराम से बैठ जाए ताकि उसका जख्म बिगड़ ना जाए। ये मशवरा दूसरी बातें महज इंसानी हमदर्दी की वजह से नहीं हो सकती थी, जरूर कोई और बात थी। यही सब कुछ सोचते हुए शारिक नींद की आगोश में पहुंच गया। रात को वो अगरचे 2 बजे के लगभग सोया था, लेकिन सुबह 6 बजे ही उसकी आंख खुल गई। उसने सेन में रखे हुए ड्रम से मुंह हाथ धोया और कमरे में आकर लिबास तब्दील करने के बाद काफी चीजें ब्रीफकेस में संभालने लगा। इसी दौरान सादिक भी बेदार हो गया था। क्या बात है शारिक बाबू, कहीं जा रहे हो क्या? सादिक ने पूछा। हाँ, शारिक ने जवाब दिया। हो सकता है मैं आज वापस आ जाऊं या चंद रोज किसी का मेहमान रहूं। तुम 2 दिन किसी की झुग्गी में रहे थे ना? सादिक ने अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ, क्यों? शारिक ने पूछा। वो झुग्गी वाले की कोई जवान बेटी तो नहीं? सादिक ने पूछा। ओह, शारिक के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। ऐसी कोई बात नहीं, और इस किस्म की बातों से मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं। तो फिर जा कहाँ रहे हो, या मुझे भी कुछ छुपा रहे हो? सादिक ने उसे घूरा। मैंने सोचा यहाँ बेकार बैठे रहने की बजाय थोड़ी सैर हो जाए। जंग जा रहा हूँ, वहां मेरे 2 जानने वाले भी हैं। शारिक ने जवाब दिया। तो फिर नाश्ता करके जाना। सादिक 4 पाई से उठते हुए बोला। मैं बेबे से क्या कर नाश्ता बनवाता हूँ। सुबह सवेरे घर से खाली पेट निकलना अच्छा नहीं होता। नाश्ता वगैरह करके जब शारिक घर से निकला तो 7 बज रहे थे। नहर के पुल के करीब ही उसे रिक्शा मिल गया। समीना ने बताया था कि वो आमतौर पर कॉलेज जाने के लिए 7:30 बजे के करीब घर से निकलती है, और शारिक का ख्याल था कि वो 7:30 बजे से पहले उसके घर पहुंच जाएगा। वो समीना का ख्याल ज़हन से निकाल नहीं सका था, और रात ही को उसने फैसला कर लिया था कि वो मेहमान की हैसियत से उसके घर जाएगा। जब वो जिना कॉलोनी में समीना के मकान के सामने रिक्शे से उतरा तो 7:20 हुए थे, लेकिन गेट पर ताला देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। समीना शायद वक्त से पहले ही कॉलेज चली गई थी।
दरवाजे के सामने खड़ा भी वो सोच ही रहा था कि साथ वाले मकान का दरवाजा खुला और एक आदमी मोटरसाइकिल धकेलता हुआ बाहर निकला। मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़े करते हुए वो उल्गी निगाहों से शारिक की तरफ देखने लगा। क्या आप बता सकते हैं कि समीना कॉलेज किस वक्त गई हैं और कॉलेज से वापस किस वक्त आती हैं? शारिक ने उस शख्स के करीब जाकर पूछा। उसे समझने में देर न लगी कि ये मिस्टर गोराया था। जिस रात पुलिस उसका ताकुब करते हुए यहाँ आई थी तो ये शख्स भी अपने घर से निकलकर समीना के दरवाजे पर आया था। आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं? गुराए ने उसे घूरा। मैं समीना का कजन हूँ, लाहौर से आया हूँ, लारी अड्डे से सीधा यहाँ आ रहा हूँ, शारिक ने जवाब दिया। समीना कॉलेज से कितने बजे वापस आ जाती हैं? गुराया फूड तौर पर जवाब देने की बजाय चंदन उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, समीना बीबी के मामले में कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या मतलब, कैसी गड़बड़? शारिक चौंक गया। 2-3 रोज पहले इस इलाके में पुलिस और मुंशियात फरोशों में झड़प हो गई थी। एक मुंशियात फरोश मारा गया था और पुलिस का एक आदमी जख्मी हुआ था। पुलिस एक आदमी का पीछा करते हुए यहाँ तक आई थी। वो आदमी पुलिस की गोली लगने से जख्मी हुआ था। खून के निशानात यहाँ तक देखे गए थे। पुलिस को शुबा था कि मफरूर ने इस घर में पनाह ना लियो। पुलिस यहाँ पहुंची तो आवाजें सुनकर मैं भी बाहर आ गया। समीना बीबी को सोते में से जगाया गया था। पुलिस मुतमईन होकर चली गई थी कि मफरूर यहाँ नहीं। उसके बाद भी पुलिस यहाँ आई थी और फिर पता नहीं क्या हुआ कि आज सुबह 2 बजे पुलिस फिर यहाँ आ गई और समीना बीबी को थाने ले गए हैं। मैं थाने ही जा रहा हूँ, आप भी चलिए। चलिए, मैं भी चलता हूँ, शारिक ने ब्रीफ केस एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए कहा। गुराए ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। शारिक उसके पीछे बैठ गया। 10 मिनट बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए। थाने के गेट में दाखिल होते हुए शारिक का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। क्या बात है, क्या चाहते हो, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? समीना ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा। उसकी नजरें दोनों पुलिस वालों का जायजा ले रही थी। उनमें से एक हेड कांस्टेबल था और दूसरा कांस्टेबल। बीबी, हमें इतला मिली है कि मफरूर उसी घर में मौजूद है। कल रात उसे यहाँ देखा गया है, हेड कांस्टेबल ने कहा। तुम लोग समझते हो कि मैंने किसी डाकू या कातिल को अपने घर में पनाह दे रखी है? समीना के लहजे में कदरे सख्ती आ गई थी। वो इसलिए भी कुछ दलेर हो गई थी कि शारिक अब वहां मौजूद नहीं था। तुम लोग एक शरीफ औरत को क्यों परेशान कर रहे हो? वह तुम्हारे एसपी से बात करूंगी। कर लेना एसपी से भी बात, पहले हमसे तो निमट लो। हेड कांस्टेबल ने कहा, हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। तुम्हारे पास तलाशी का वारंट है? समीना ने उसे घूरा। ऐसे मामलों में हम वारंटों शरंटों के चक्कर में नहीं पड़ते, कांस्टेबल ने जवाब दिया। किसी पर शुबा हो तो हम छापा मार सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। समीना परेशान हो गई थी। उसे समझने में देर ना लगी कि अगर ये पुलिस वाले जबरदस्ती आए तो वो उन्हें रोक नहीं सकेगी। जाहिर है शारिक यहाँ मौजूद नहीं था। अगर पुलिस वाले तलाशी लें तो उनकी तसल्ली हो जाएगी और वो आइंदा की परेशानियों से बच जाएगी। अच्छा, 1 मिनट ठहरो, उसने पुलिस वालों की तरफ देखते हुए कहा। मैं अपने पड़ोसियों में से किसी को बुला दूं, उनकी मौजूदगी में तलाशी ले लेना। समीना ने बाहर आकर गेट बंद कर दिया और गुराया के मकान की घंटी बजा दी। 4 मिनट बाद गुराया खुद बाहर आया था। समीना ने उसे पुलिस वालों के बारे में बताया तो वो उसके साथ आ गया। क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग, क्या बात है? गुराया ने पुलिस वालों को घूरा। मकान की तलाशी लेनी है, हमें इतना मिली है कि यहाँ एक मफरूर मुजरिम छुपा हुआ है, हेड कांस्टेबल ने जवाब दिया। समीना बहन, दरवाजा खोल दो, गुराया ने कहा। फिर पुलिस वालों की तरफ देखते हुए बोला, चलो ले लो तलाशी। वो दोनों पुलिस वाले समीना और गुराया के साथ अंदर आ गए और इस तरह मकान की तलाशी लेने लगे जैसे उन्हें किसी आदमी की नहीं सुई की तलाश हो। कमरों की तलाशी लेने के बाद कांस्टेबल जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ा, समीना का दिल उछलकर हल्क में आ गया। उसे याद आया था कि शारिक ने बैले कपड़े बाथरूम में ही छोड़ दिए थे। पतलून का पांचा नाजिफ खून आलू था, बल्कि उसमें गोली लगने से सुराग भी बन गया था। अगर वो पतलून पुलिस की नजरों में आ गई तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस वाले ने दरवाजा खोल दिया और बाथरूम में झांकने लगा। दाईं तरफ दीवार पर लगी हुई खूंटी पर समीना के पुरानों कपड़ों का एक जोड़ा टंगा हुआ था। दरवाजे के पीछे भी एक लंबी खूंटी लगी हुई थी और शारिक ने उस खूंटी पर कपड़े टांगे थे। पुलिस वाले ने गुस्ल खाने में झांकने के बाद दरवाजा खुला ही छोड़ दिया और वापस आ गया। शारिक के कपड़े उसकी नजरों में नहीं आ सके थे। या तो कोई नहीं सर जी, कांस्टेबल ने हेड कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा। किसी ने झूठी इतला दी होगी, वापस चले, तसल्ली होगी तुम लोगों की। समीना ने बारी बारी उन दोनों को पूरा। हेड कांस्टेबल दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुक गया क्योंकि उसकी नजरें दरी पर एक सुर्ख डब्बे पर जमी हुई थी। वो बैठकर उस डब्बे को गौर से देखने लगा। ये क्या है, खून? उसने घूरती हुई निगाह से समीना की तरफ देखा। समीना को एक बार फिर सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। ये वो जगह थी जहां उतरा शारिक अंदर दाखिल होने के बाद काफी देर तक खड़ा उसे बातें करता रहा। उसकी टांग के जख्म से बहने वाले खून के चंद कतरे उस जगह दरी पर गिरे थे और अब 3 दिन बाद वो जगह खुश्क हो चुकी थी। डब्बा अगर से ज्यादा बड़ा नहीं था, दरी भी सुर्ख रंग की थी। वो डब्बा हर शख्स की नजरों में नहीं आ सकता था
उस रोज पड़ोस की 3-4 औरतें भी आई थी, वो भी दरी परी सी जगह से गुजरी थी, मगर किसी की नजर उस डब्बे पर नहीं पड़ी थी। लेकिन ये पुलिस वाले, ये डब्बा फौरन उनकी नजरों में आ गया था। ये डब्बा, वो अकलाई 2-3 रोज पहले सुर्ख रोशनाई कर गई थी। ये डब्बा रोशनाई का नहीं बीबी, कांस्टेबल ने उसे घूरा। खून और रोशनाई में बड़ा फर्क होता है। उस रात जो शख्स हमारे एक सिपाही को गोली मार कर फरार हुआ था, वो खुद भी जख्मी था। उस रात तुमने पूछने पर जवाब दिया था कि यहाँ कोई नहीं आया। दूसरे दिन यहाँ से गोली की आवाज सुनकर किसी ने पुलिस को इतला दी। पुलिस के पूछने पर तुमने बताया कि बल्ब फट गया था। और आज रात किसी ने पुलिस को इतला दी कि यहाँ तुम्हारे अलावा किसी और को भी नकल हरकत करते हुए देखा गया है। और दरी पर यह खून का डब्बा, इन सब बातों का क्या मतलब हो सकता है बीबी? हेड कांस्टेबल चलने में खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, वो शख्स अब अगरचे यहाँ नहीं, लेकिन खून का ये डब्बा इस बात का सबूत फराहम करता है कि वो यहाँ था। देखो बीबी, अगर तुम पुलिस से तावन करोगी तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। हो सकता है उसने असले के जोर पर तुम्हें यरगमाल बना रखा हो और तुमने जान के खौफ से उस वक्त पुलिस को कुछ ना बताया हो। लेकिन अब वो यहाँ नहीं, तुम्हें उससे कोई खौफ नहीं होना चाहिए। अगर उलिया बता दो तो हमें उसकी तलाश में मदद मिल सकती है। बसूरत दीगर यहाँ कोई नहीं आया था। समीना ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए जवाब दिया। यहाँ मुझे सुर्ख रोशनाई गिर गई थी, जिसे तुम खून का डब्बा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग बिला वजह मुझे परेशान कर रहे हो। बयान अफसरान से तुम्हारी शिकायत करूंगी। ठीक है बीबी, हेड कांस्टेबल ने कहा, तुम्हें हमारे साथ थाने चलकर अपना तहरीरी बयान देना होगा। तो थाने? समीना काम कर रहेगी। जी हाँ, हेड कांस्टेबल ने कहा, जो कुछ हमें बता रही हो वही सब कुछ SHO के सामने तहरीरी बयान कह देना। समीना बेबसी से गुराए की तरफ देखने लगी। गुराया हवालदार की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग बिला वजह बात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये एक शरीफ खातून है, कॉलेज में लेक्चरर है, इनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। भोग मुगा करो इस किस्से का। तुम जानते हो किसी औरत का थाने जाना किस कदर रुसवाई का बायस हो सकता है। देखिए जी, बात कोई मामूली नहीं है। हवालदार ने कहा, वो एक खतरनाक मुजरिम है जो एक पुलिस वाले को गोली मारकर फरार हुआ है। तमाम शहादतें बताती हैं कि उसने यहाँ पनाह ली थी। अब हम तो बात इस तरह खत्म नहीं कर सकते। मुका भी करना होगा तो SHO साहब ही करेंगे। इस बीबी को हमारे साथ ही जाना पड़ेगा। समीना अजीब सी सूरत-ए-हाल थे 2-4 थी। एक मर्तबा तो उसके दिल में आई कि शारिक के बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन फिर उसने ये ख्याल देन से झटक दिया, वो उन्हें शारिक के बारे में कुछ नहीं बताएगी। वो अच्छी तरह जानती थी कि पुलिस स्टेशन जाने से उसे खासी रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन शारिक को बचाने के लिए उसने ये रुसवाई भी कबूल करना गवारा कर लिया। ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन चलने को तैयार हूँ, बिलाकर उसने फैसला कुन लहजे में कहा, लेकिन तुम लोगों के साथ नहीं। हम गली को मोड़ पर इंतजार करते हैं। अगर तुमने कहीं इधर उधर होने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। हेड कांस्टेबल ने कहते हुए अपने साथी को इशारा किया। वो दोनों बाहर चले गए। समीना बीबी, ये सब क्या है? गुराए ने कहा। कुछ नहीं भाई साहब, समीना ने जवाब दिया। आप खुद भी जानते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं। ये लोग एक औरत का अकेला समझकर परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस मामले में मुझे जो हो सकेगा वो करूंगा। परेशान मत होना, तुम चलो, मैं भी आता हूँ। गुराया ये कहते हुए बाहर निकल गया। शमीना ने चादर ओढ़ी, अपना हैंड बैग उठाया और बाहर निकल आई। गली में अभी ज्यादा लोगों की आमदोरफ्त नहीं थी। शमीना ने मकान को ताला लगाया और एक तरफ चलने लगी। उसने चादर इस तरह ओढ़ रखी थी कि उसका चेहरा तकरीबन छुप कर रह गया था। दोनों पुलिस वाले गली के मोड़ पर खड़े थे। समीना वहां पहुंची तो वो उसके साथ हो गया। दूसरी गली का मोड़ घूमते उन्हें एक खाली तांगा मिल गया। हवालदार ने तांगा रुकवा लिया। वो दोनों आगे बैठ गए और समीना पिछली सीट पर बैठ गई। थाने पहुंचकर समीना को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। पुलिस वालों को वो घर ही बता देती कि मफरूर मुल्जिम ने उसे गन पॉइंट पर यरगमाल बना रखा था और उसे धमकी दी थी कि अगर उसने जबान खोली तो उसे जान से मार देगा। लेकिन उसने इशारे को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन आना कबूल कर लिया था। लेकिन जहां पहुंचकर एहसास हुआ कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। पुलिस के बारे में उसके नजरियात बिल्कुल गलत साबित हुए। वो पुलिस को शहरियों की जानो माल और इज्जत व आबरू का मुहाफिज समझती थी। लेकिन अब पता चला कि शहर के छटे हुए सारे बदमाश पुलिस में भर्ती हो गए थे। SHO अभी घर से नहीं आया था। समीना को एक बेंच पर बिठा दिया गया। जो भी पुलिस वाला आता हवस भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कोई ना कोई शर्मनाक जुमला भी कस देता। किसके साथ पकड़ी गई है ये? कब से ये धंधा कर रही हो? अब भाइयों ना काबू में, पता चल जाएगा तुम्हें। इसे कमरे में ले जाकर दरवाजे पर सिपाहियों की लाइन लगा दो ना। शमीना एक एक जुमले पर कटी जा रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि उठकर भाग जाए, लेकिन वो पुलिस के जाल में फंस चुकी थी और यह ऐसा जाल था जिससे निकलना आसान नहीं था।
7 बजे के लगभग एसएचओ आ गया। वो लंबा तनंगा भारी भरकम आदमी था। चेहरे पर फटकार बरफ रही थी। हवालदार एसएचओ के कमरे में घुस गया। थोड़ी देर बाद वो समीना को भी बेंच से उठाकर अंदर ले गया। बैठ जाओ बीबी। एसएचओ ने मेज के सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया। आप एक तालीम याफ्ता खातून है, कॉलेज की मुअल्लिमा है, आपको तो कानून से ताउन करना चाहिए। जो भी बात है आप ठीक ठीक बता दें, हम आपके शुक्रगुजार होंगे।